जब बरेली जिला बोर्ड के हेड क्लर्क बाबू मदारी लाल 11 बजे दफ्तर आए तो मानो दफ्तर नींद से जाग उठा हो। चपरासी ने दौड़कर बैलगाड़ी लाई, अर्दली ने दौड़कर कमरे की चिक उठा दी और जमादार ने डाक की किस्त मेज पर लाकर रख दी। मदारी लाल ने पहला ही सरकारी लिफाफा खोला था कि उनका रंग फक हो गया। वे कई मिनट तक आश्चर्यचकित होकर खड़े रहे, मानो सारी ज्ञान इंद्रियां शिथिल हो गई हों। उन पर बड़े बड़े आघात हो चुके थे, पर इतने बदहवास वे कभी नहीं हुए थे। बात यह थी कि बोर्ड के सेक्रेटरी की जो जगह 1 महीने से खाली पड़ी थी, सरकार ने सुबोध चंद्र को वह जगह दे दी थी और सुबोध चंद्र वह व्यक्ति था जिसके नाम से ही मदारी लाल को घृणा होती थी। वह सुबोध चंद्र जो उनका सहपाठी था, जिस जगह पर उन्होंने अपनी चेष्टा की थी पर कभी सफल नहीं हुए थे, वही सुबोध आज उनका अफसर होकर आ रहा था। सुबोध की इधर कई सालों से खबर न थी। इतना मालूम था कि वह फौज में भर्ती हो गया था। मदारी लाल ने समझा था वही मर गया होगा, पर आज वह मानो जी उठा और सेक्रेटरी होकर आ रहा था। मदारी लाल को उसकी महात्मी में काम करना पड़ेगा। इस अपमान से तो मर जाना कहीं अच्छा था। सुबोध को स्कूल और कॉलेज की सारी बातें अवश्य ही याद होंगी। मदारी लाल ने उसे कॉलेज से निकलवा देने के लिए कई बार मंत्र चलाए थे, झूठे आरोप किए, बदनाम किए। क्या सुबोध सब कुछ भूल गया होगा? नहीं, कभी नहीं। वह आते ही पूरी कसर निकालेगा। मदारी बाबू को अपनी प्राण रक्षा का कोई उपाय न सूझता था। मदारी लाल और सुबोध के ग्रहों में ही विरोध था। दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे और पहले ही दिन से कॉलेज में दोनों में ईर्ष्या और द्वेष की एक चिंगारी पड़ गई थी, जो आज 20 वर्ष बीतने पर भी न बूझी थी। सुबोध का अपराध यही था कि वह मदारी लाल से हर एक बात में बढ़ा हुआ था। शरीर, रंग, रूप, रीति, व्यवहार, विद्या, बुद्धि, ये सारे मैदान उसके हाथ में थे। मदारी लाल ने उसका यह अपराध कभी क्षमा नहीं किया। सुबोध 20 वर्ष तक निरंतर उनके हृदय का कांटा बना रहा। जब सुबोध डिग्री लेकर अपने घर चला गया और मदारी फेल होकर इस दफ्तर में नौकर हो गए, तब उनका चित्त शांत हुआ। किंतु जब यह मालूम हुआ कि सुबोध बसेरे जा रहा है, तब तो मदारी का चेहरा खिल उठा। उनके दिल से वह पुरानी फांस निकल गई। पर हाँ, हतभाग्य, आज वह पुराना नासूर सतगुण तीस और जलन के साथ खुल गया है। आज उनकी किस्मत सुबोध के हाथ में थी। ईश्वर इतना अन्यायी है, विधि इतना कठोर। जब जरा चित्त शांत हुआ, तब मदारी लाल ने दफ्तर के क्लर्कों को सरकारी हुक्म सुनाते हुए कहा, अब आप लोग जरा हाथ पांव संभाल कर रहिएगा। सुबोध वे आदमी नहीं है जो भूलों को क्षमा कर दें। एक क्लर्क ने पूछा, क्या बहुत सख्त हैं? मदारी लाल ने मुस्कुराकर कहा, वह तो आप लोगों को 2-4 दिनों में ही पता चल जाएगा। मैं अपने मुंह से किसकी क्यों शिकायत करूं? बस चेतावनी दे दी है कि जरा हाथ पांव संभाल कर रहिएगा। आदमी योग्य हैं, पर बड़ा ही क्रोधी, बड़ा दम्भी है। गुस्सा तो उनकी नाक पर रहता है। खुद हजारों रुपए हजम कर जाएं और डकार तक न लें, पर क्या मजाल कि कोई महात्म एक कौड़ी भी हजम कर जाए। ऐसे आदमी से ईश्वर ही बचाए। मैं तो सोच रहा हूँ कि छुट्टी लेकर घर चला जाऊँ। दोनों वक्त घर पर ही हाजिरी बजानी होगी। आप लोग आज से सरकार के नौकर नहीं, सेक्रेटरी साहब के नौकर हैं। कोई उनके लड़के को पढ़ाइएगा, तो कोई बाजार से सौदा सलूक लाएगा और कोई उन्हें अखबार पढ़कर सुनाएगा और
चपरासी के तो शायद दफ्तर में दर्शन ही न होंगे। इस प्रकार सारे दफ्तर को सुबोध चंद्र की तरफ से भड़काकर मदारी लाल ने अपना कलेजा ठंडा किया। इसके एक सप्ताह बाद सुबोध चंद्र गाड़ी से उतरे तब स्टेशन पर दफ्तर के सब कर्मचारी को हाजिर पाया। सब उनका स्वागत करने आए थे। मदारी लाल को देखते ही सुबोध लपक कर उनके गले से लिपट गए और बोले, तुम खूब मिले भाई, यहाँ कैसे आए? ओ, आज एक युग के बाद भेंट हुई है। यहाँ जिला बोर्ड के दफ्तर में हेड क्लर्क हूँ। आप तो कुशल से हैं? अजी मेरी न पूछो, बसरा, फ्रांस, मिस्र और जाने कहाँ कहाँ मारा मारा फिरा। तुम दफ्तर में हो यह बहुत ही अच्छा हुआ। मेरी तो समझ में ही नहीं आता था कि कैसे काम चलेगा। मैं तो बिल्कुल कोरा हूँ, मगर जहाँ जाता हूँ मेरा सौभाग्य ही मेरे साथ जाता है। बसेरे में सभी अफसर खुश थे। फ्रांस में भी खूब चैन किए। 2 साल में कोई 25,000 रुपये बना लाया और सब उड़ा दिया। वहाँ से आकर कुछ दिनों को ऑपरेशन दफ्तर में मटर गश्त करता रहा। यहाँ आया तब तुम मिल गए। इतना कहकर क्लर्कों की ओर देखकर सुबोध ने पूछा, ये लोग कौन हैं? मदारी लाल के हृदय में बर्छियाँ सी चल रही थीं। दुष्ट 25,000 रुपये बसेरे में कमा लाया। यहाँ कलम घिसते घिसते मर गए और 500 भी न जमा हो सके। बोले, ये सब कर्मचारी हैं, सलाम करने आए हैं। सुबोध ने उन सब लोगों से बारी बारी हाथ मिलाया और कहा, आप लोगों ने व्यर्थ यह कष्ट किया, बहुत आभारी हूँ। मुझे आशा है कि आप सब सज्जनों को मुझसे कोई शिकायत न होगी। मुझे अपना अफसर नहीं, अपना भाई समझिएगा। आप सब लोग मिलकर इस तरह काम कीजिएगा कि बोर्ड की नेकनामी हो और मैं भी सुरख हूँ। आपके हेड क्लर्क साहब तो मेरे पुराने मित्र और लंगोटिया यार हैं। एक वाक्य चातुर क्लर्क ने कहा, हम सब हुजूर के ताबेदार हैं। यथाशक्ति आपको संतुष्ट न कर सकें, लेकिन आदमी ही हैं। अगर कोई भूल हो जाए तो हुजूर उसे क्षमा करिएगा। सुबोध ने नम्रता से कहा, यह मेरा सिद्धांत है और हमेशा से यही सिद्धांत रहा है। जहाँ रहा महात्मों से मित्र का सा बर्ताव किया। हम और आप दोनों ही किसी तीसरे के गुलाम हैं। फिर रोब कैसा और अफसरी कैसी? हाँ, हमें नेक नियत के साथ अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। जब सुबोध से विदा होकर कर्मचारी लोग चले गए तब आपस में बातें होने लगी। आदमी तो अच्छा मालूम होता है। हेड क्लर्क के कहने से तो ऐसा मालूम होता था कि सबको कच्चा ही खा जाएगा। पहले सभी ऐसे ही बातें करते हैं, यह दिखाने के दांत हैं। सुबोध को आए 1 महीना गुजर गया। बोर्ड के क्लर्क, अर्दली, चपरासी सभी उसके बर्ताव से खुश हैं। वह इतना प्रसन्नचित है, इतना नम्र है कि जो उससे एक बार मिला है सदैव के लिए उनका मित्र हो जाता है। कठोर शब्द तो उनकी जबान पर आता ही नहीं है। इनकार को भी वह अप्रिय नहीं होने देता, लेकिन द्वेष की आंखों में गुण और भयंकर भी हो जाते हैं। सुबोध के ये सारे सद्गुण मदारी लाल की आंखों में खटकते रहते थे। उसके विरुद्ध कोई न कोई गुप्त षड्यंत्र रचते ही रहते थे। पहले कर्मचारियों को भड़काना चाहा, सफल न हुए। बोर्ड के मेंबरों को भड़काना चाहा, मुंह खाई। ठेकेदारों को उभारने का पीड़ा उठाया, लज्जित होना पड़ा। वे चाहते थे कि भूस में आग लगाकर दूर से तमाशा देखें। सुबोध से जो हंसकर मिलते थे, जो चिकनी चुपड़ी बातें करते थे, मानो उसके सच्चे मित्र हैं, पर घात में लगे रहते थे। सुबोध में सब गुण थे, पर आदमी पहचानना न जानते थे। वे मदारी लाल को अब भी अपना दोस्त ही समझते थे। एक दिन मदारी लाल सेक्रेटरी साहब के कमरे में गए, तब देखा कुर्सी खाली थी। वे किसी काम से बाहर चले गए थे। उनकी मेज पर 5,000 रुपयों के नोट बंधे हुए रखे हुए थे।
बोर्ड के मदरसों के लिए कुछ लकड़ी के सामान बनवाने गए थे। उसी के दाम थे। ठेकेदार वसूली के लिए बुलाया गया था। आज ही सेक्रेटरी साहब ने चेक भेजकर खजाने से रुपए मंगवाए थे। मदारी लाल ने बरामदे में झांककर देखा। सुबोध का कहीं आता पता नहीं था। उसकी नीयत बदल गई। ईर्ष्या में लोभ का सम्मिश्रण हो गया। कांपते हुए हाथों से नोटों का पुलिंदा उठा लिए, पतलून की दोनों जेबों में भरकर तुरंत कमरे से बाहर निकल लिए और चपरासी को पुकारकर बोले, बाबूजी भीतर हैं। चपरासी खुद ठेकेदार से कुछ वसूल करने की खुशी में फूला हुआ था। सामने वाले तमोली के दुकान से आकर बोला, जी नहीं, कचहरी में किसी से बातें कर रहे हैं, अभी अभी तो गए हैं। मदारी लाल ने दफ्तर में आकर एक क्लर्क से कहा, यह फाइल ले जाकर सेक्रेटरी साहब को दिखा लाओ। क्लर्क फाइल लेकर चला गया। जरा देर में लौटकर बोला, सेक्रेटरी साहब तो कमरे में नहीं हैं। फाइल मेज पर रखकर लौट आया। मदारी लाल ने मुंह सिकोड़कर कहा, कमरे छोड़कर कहाँ चले जाया करते हैं, किसी दिन धोखा उठाएंगे। क्लर्क ने कहा, उनके कमरे में दफ्तर वालों के सिवा और जाता ही कौन है। मदारी लाल ने तीव्र स्वर में कहा, तो क्या दफ्तर वाले सबके सब देवता हैं? कब किसकी नीयत बदल जाए कोई नहीं जानता। मैंने छोटी छोटी रकमों पर अच्छे अच्छे की नीयत बदलते देखी है। इस वक्त हम सभी शाह हैं, लेकिन अवसर पाकर शायद ही कोई चूके। मनुष्य की यही प्रकृति है। आप जाकर उनके कमरे के दोनों दरवाजे बंद कर दीजिए। क्लर्क ने टालकर कहा, चपरासी तो दरवाजे पर बैठा हुआ है। मदारी लाल ने झुंझलाकर कहा, आपसे मैं जो कहता हूँ वही कीजिए। कहने लगे, चपरासी बैठा हुआ है। चपरासी कोई ऋषि या मुनि नहीं है। चपरासी ही कुछ उड़ा दे तो आप उसका क्या कर लेंगे? जमानत भी है तो 300 की। यहाँ एक एक कागज लाखों का है। यह कहकर मदारी लाल खुद उठे और दफ्तर के दोनों तरफ दरवाजे बंद कर दिए। जब चित्त शांत हुआ तब नोटों के पुलिंदे जेब से निकालकर एक अलमारी में कागजों के नीचे छिपाकर रख दिए। फिर आकर अपने काम में व्यस्त हो गए। उधर सुबोध चंद्र कई घंटे भर में लौटे तब उनके कमरे का द्वार बंद था। दफ्तर में आकर मुस्कुराते हुए बोले, मेरा कमरा किसने बंद कर दिया? भाई, क्या मेरी बेदखली हो गई है? मदारी लाल ने खड़े होकर मृदु तिरस्कार दिखाते हुए कहा, साहब गुस्ताखी माफ हो। आप जब भी बाहर जाएं, चाहे एक ही मिनट के लिए क्यों न हो, तब दरवाजा बंद कर दिया करें। आपकी मेज पर रुपए, पैसे और सरकारी कागज पत्र बिखरे पड़े रहते हैं। न जाने किस वक्त किसकी नीयत बदल जाए। मैंने अभी सुना कि आप कहीं गए हैं। जब दरवाजे बंद कर दिए, सुबोध चंद्र द्वार खोलकर कमरे में गए। कुछ देर तक इधर उधर टहलते रहे। सहसा ठेकेदार ने आकर सलाम किया। सुबोध चंद्र बोले, तुमने बहुत देर कर दी, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। 10 ही बजे रुपए मंगवा लिए थे, रसीद लिखवा लाए हो ना? ठेकेदार ने कहा, हुजूर रसीद लिखवा कर लाया हूँ। तो अपने रुपए ले जाओ। तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश नहीं हूँ। लकड़ी तुमने अच्छी नहीं लगाई और काम में सफाई भी नहीं है। अगर ऐसा काम फिर करोगे तो ठेकेदारों के रजिस्टर से तुम्हारा नाम निकाल दिया जाएगा। यह कहकर सुबोध ने मेज पर निगाह डाली। तब नोटों के पुलिंदे न थे। सोचा शायद किसी फाइल के नीचे दब गए हों। कुर्सी के समीप के सब कागज उलट पुलट डाले, मगर नोटों का कहीं पता नहीं। ये नोट कहाँ गए? अभी तो यही मैंने रख दिए थे। जा कहाँ सकते हैं? फिर फाइलों को उलटने पुलटने लगे। दिल में जरा जरा धड़क होने लगी। सारी मेज के कागज छान डाले, पुलिंदों का पता नहीं। तब वे कुर्सी पर बैठकर इस आधे घंटे में होने वाली घटनाओं की मन में आलोचना करने लगे। चपरासी ने नोटों के पुलिंदे लाकर मुझे दिए थे, मुझे खूब याद है। भला यह भी भूलने की बात है? और इतनी जल्दी मैंने नोटों को लेकर यहीं मेज पर रख दिया।
गिना तक नहीं। फिर वकील साहब आ गए, पुराने मुलाकाती हैं, उनसे बातें करता जरा उस पेड़ तक चला गया। उन्होंने पान मंगवाए, बस इतनी ही देर हुई। जब गया हूँ तब पुलिंदे रखे हुए थे, खूब अच्छी तरह याद है। तब ये नोट कहाँ गायब हो गए। मैंने किसी संदूक या दराज या अलमारी में नहीं रखे। फिर गए तो गए कहाँ? शायद दफ्तर में किसी ने सावधानी के लिए उठा कर रख दिए हों। यही बात है, मैं व्यर्थ ही इतना घबरा रहा हूँ। तुरंत दफ्तर में आकर मदारी लाल से बोले, आपने मेरी मेज पर से नोट तो उठाकर नहीं रख दिए? मदारी लाल ने भौचक्के होकर कहा, क्या आपकी मेज पर नोट रखे हुए थे? मुझे तो खबर ही नहीं। अभी पंडित सोहन लाल एक फाइल लेकर गए थे, तब आपको कमरे में न देखा। जब मुझे मालूम हुआ कि आप किसी से बातें करने चले गए हैं, तब दरवाजा मैंने बंद कर दिया। क्या कुछ नोट नहीं मिल रहे हैं? सुबोध आंखें फैलाकर बोले, अरे साहब, पूरे 5,000 हैं। अभी अभी चेक भजवाया हूँ। मदारी लाल ने सिर पीटकर कहा, पूरे 5,000? हाँ भगवान, आपने मेज पर खूब देख लिया है। अजी 15 मिनट से तलाश कर रहा हूँ। चपरासी से पूछ लिया कि कौन कौन आया था। आइए जरा आप लोग भी तलाश कीजिए, मेरे तो होश उड़ गए हैं। सारा दफ्तर सेक्रेटरी साहब के कमरे की तलाशी लेने लगा। मेज, अलमारियां, संदूक सब देखे गए। रजिस्टरों के पुलिंदे उलट पुलट कर देखे गए, मगर नोटों का कहीं अता पता नहीं था। कोई उड़ा ले गया। अब इसमें कोई शंका न थी। सुबोध ने एक लंबी सांस ली और सोचने लगे। उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया, जरा सा मुंह निकल आया। इस समय कोई उन्हें देखता तो समझता कि उन्होंने महीनों से बीमार पड़े हैं। मदारी लाल ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, गजब हो गया। और क्या, आज तक कभी ऐसा अंधेर न हुआ था। मुझे यहाँ काम करते 10 साल हो गए, कभी ढेले की चीज भी गायब न हुई थी। मैं आपको पहले दिन सावधान कर देना चाहता था कि रुपए पैसों के विषय में होशियार रहिएगा, मगर सुधनी थी, ख्याल न रहा। जरूर बाहर से कोई आदमी और आया होगा, नोट उड़ाकर गायब हो गया होगा। चपरासी का यही अपराध है कि उसने किसी को कमरे में जाने ही क्यों दिया। वह लाख कसम खाए कि बाहर से कोई नहीं आया, लेकिन मैं इसे मान नहीं सकता। यहाँ से तो केवल पंडित सोहन लाल एक फाइल लेकर गए थे, मगर दरवाजे से ही झांक कर चले आए। सोहन लाल ने सफाई दी, मैंने तो अंदर कदम ही नहीं रखा साहब। अपने जवान बेटे की कसम खाता हूँ, जो अंदर कदम रखा भी हो। मदारी लाल ने माथा सिकोड़कर कहा, आप व्यर्थ में कसम क्यों खाते हैं? कोई आपसे कुछ कहता है? मदारी लाल ने कहा, सुबोध जी, अगर आपके अकाउंट में पैसे हों तो निकाल करके ठेकेदार को दे दीजिए, नहीं तो बड़ी बदनामी होगी। नुकसान तो हो ही गया है, अब उसके साथ अपमान क्यों? सुबोध ने करुण स्वर में कहा, बैंक में मुश्किल से 200-400 रुपए ही होंगे भाईजान। रुपए होते तो क्या चिंता थी, समझ लेता। जैसे 25,000 उड़ गए, वैसे ही 30,000 भी उड़ गए। यहाँ तो कफन को भी कौड़ी नहीं है। उसी रात को सुबोध चंद्र ने आत्महत्या कर ली। इतने रुपयों का प्रबंधन करना उनके लिए कठिन था। मृत्यु के पर्चे के सिवा उन्हें अपनी वेदना, अपनी व्यवस्था को छिपाने की और कोई आड़ न थी। दूसरे दिन प्रायः चपरासी ने मदारी लाल के घर पहुंचकर आवाज दी। मदारी को रात भर नींद नहीं आई थी। घबराकर बाहर आए। चपरासी उन्हें देखते ही बोला, हुजूर, बड़ा गजब हो गया। सेक्रेटरी साहब ने रात को गर्दन पर छुरी फेर ली। मदारी लाल की आंखें ऊपर चढ़ गईं, मुंह फैल गया और सारी देह सिहर उठी, मानो उनका हाथ बिजली के तार पर पड़ गया हो। छुरी फेर ली? जी हाँ, आज सवेरे मालूम हुआ। पुलिस वाले जमा हैं, आप क्यों बुलाया है? लाश अभी पड़ी हुई है,
जी हाँ, अभी डॉक्टरी होने वाली है। बहुत से लोग जमा हैं, सब बड़े बड़े अफसर जमा हैं हुजूर। लाश की ओर देखते नहीं बनता है, कैसा भलमानुस हीरा आदमी था। सब लोग रो रहे हैं। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक सयानी लड़की है जो ब्याहने लायक है। बहू जी को लोग कितना रोक रहे हैं, पर बार बार दौड़कर लाश के पास आ जा रही हैं। कोई ऐसा नहीं है जो रुमाल से आंखें न पोंछ रहा हो। अभी इतने ही दिन आए हुए थे, पर सबसे कितना मेल जोल हो गया था। रुपए की तो कभी परवाह ही नहीं करते थे। दिल दरियाबाद था। मदारी लाल के सिर में चक्कर आने लगा। द्वार की चौखट पकड़कर अपने को संभाल लिए। पूछा, बहू जी बहुत रो रही थी? कुछ न पूछिए हुजूर, पेड़ की पत्तियां झड़ जाती हैं, आंखें फूल गई हैं। कितने लड़के बतलाए तुमने? हुजूर 2 लड़के हैं और एक लड़की है। नोटों के बारे में भी बातचीत हो रही है। जी हाँ, सब लोग यही कहते हैं कि दफ्तर के किसी आदमी का ही काम है। दरोगा जी तो सोहन लाल को गिरफ्तार करना चाहते थे, पर नौकर एक पत्र लेकर आ गया। सेक्रेटरी साहब तो लिख गए हैं कि मेरा किसी पर शक नहीं है। क्या सेक्रेटरी साहब कोई खत लिखकर छोड़ गए हैं? हाँ, मालूम होता है। छुरी चलाते वक्त याद आई कि सुबह में दफ्तर के सब लोग पकड़ लिए जाएंगे। बस कलेक्टर साहब के नाम चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में मेरे बारे में कुछ भी लिखा है? तुम्हें यह मालूम है? हुजूर, अब मैं क्या जानूं। मुद्दा इतना सब लोग कहते थे कि आपकी बड़ी तारीफ लिखी है। मदारी लाल की सांस और तेज हो गई। आंखों से आंसू की 2 बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। आंखें पोंछते हुए बोले, वे और मैं एक साथ के पढ़े लिखे थे। 8-10 साल साथ रहे थे, साथ उठते बैठते थे, साथ खाते और खेलते थे। बस इसी तरह रहते थे जैसे 2 सगे भाई रहते हों। खत में मेरी क्या तारीफ लिखी है, मगर तुम्हें क्या मालूम होगा। आप तो चल ही रहे हैं, देख लीजिएगा। कफन का इंतजाम हो गया है? नहीं हुजूर, कहा न कि अभी डॉक्टरी होगी। मुर्दा अब जल्दी चलिएगा, ऐसा न हो कोई दूसरा आदमी बुलाने आता हो। हमारे दफ्तर के सब लोग आ गए होंगे। जी हाँ, इस मोहल्ले वाले तो सभी थे। मदारी लाल जब सुबोध के घर पहुँचे तब उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि सब लोग उनकी तरफ संदेह की आंखों से देख रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत उन्हें बुलाकर कहा, आप भी अपना बयान लिख दें। और सबके बयान तो लिख चुका हूँ। मदारी लाल ने ऐसी सावधानी से अपना बयान लिखवाया कि पुलिस के अफसर भी दंग रह गए। उन्हें मदारी लाल पर शक न हुआ, पर इस बयान ने उनका अंकुर भी निकाल डाला। इसी वक्त सुबोध के दोनों बालक रोते हुए मदारी लाल के पास आए और कहा, चलिए आपको अम्मा बुलाती है। दोनों मदारी लाल से परिचित थे। मदारी लाल यहाँ तो रोज ही आते थे, पर घर में कभी नहीं गए थे। सुबोध की स्त्री उनसे पर्दा करती थी। यह बुलावा सुनकर उनका दिल धड़क उठा। कहीं इसका शक मुझ पर न हो, कहीं सुबोध ने मेरे विषय में कोई संदेह न प्रकट किया हो। कुछ झिझकते हुए और कुछ डरते हुए भीतर गए। तब विधवा का करुण विलाप सुनकर कलेजा कांप उठा। उन्हें देखते ही अबला के आंसुओं का कोई दूसरा स्रोत खुल गया और लड़की तो दौड़कर उनके पैरों से लिपट गई। दोनों लड़कों ने भी घेर लिया। मदारी लाल को उन तीनों की आंखों में ऐसी अथाह वेदना, ऐसी विदारक यातना भरी हुई मालूम हुई कि वे उनकी ओर देख न सके। उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारने लगी। जिन बेचारों को उन पर इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतनी आत्मीयता, इतना स्नेह था, उन्हीं की गर्दन पर उन्होंने छुरी फेरी थी। उन्हीं के हाथों यह भरा पूरा परिवार धूल में मिल गया था। इन असहायों का अब क्या हाल होगा? लड़की का विवाह करना है, कौन करेगा? बच्चों के लालन पालन का भार कौन उठाएगा?
मदारी लाल को इतनी आत्मग्लानि हुई कि उनके मुंह से तसल्ली का एक शब्द भी न निकला। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मेरे मुख में कालिक पुती हुई है, मेरा कद कुछ छोटा हो गया है। उन्होंने जिस वक्त नोट उठाए थे उन्हें गुमान भी न था कि उसका यह फल होगा। वे केवल सुबोध को नीचा दिखाना चाहते थे, उनका सर्वनाश करना उनकी इच्छा न थी। सो कातुर विधवा ने सिसकते हुए कहा, भैया जी, हम लोगों को वे मझधार में छोड़कर चले गए। अगर मुझे मालूम होता कि मन में यह बात ठान चुके हैं तो अपने पास जो कुछ था वह सब उनके चरणों पर रख देती। मुझसे तो वे यही कहते रहे कि कोई न कोई उपाय हो जाएगा। आप ही के मार्फत वे कोई महाजन ठीक करना चाहते थे। आपके ऊपर उन्हें कितना भरोसा था कि कह नहीं सकती। मदारी लाल को ऐसा मालूम हुआ कि कोई उनके हृदय पर नस्तर चला रहा हो। रामेश्वरी ने फिर कहा, रात सोए तब खूब हंस रहे थे, रोज की तरह दूध पिया, बच्चों को प्यार किया, थोड़ी देर हारमोनियम चलाया और तब कुल्ला करके लेट गए। कोई ऐसी बात न थी जिसे लेस मात्र भी संदेह होता। मुझे चिंतित देखकर बोले, तुम व्यर्थ घबराती हो। बाबू मदारी लाल से मेरी पुरानी दोस्ती है, आखिर वह किस दिन काम आवेगी। मेरे साथ के खेले हुए हैं इस नगर में, उनका सबसे परिचय है। रुपयों का प्रबंधन आसानी से हो जाएगा। फिर न जाने कब मन में यह बात समा गई। मैं नसीबो जली ऐसी सोई कि रात को मिनकी तक नहीं आई। क्या जानती थी कि वे अपनी जान पर खेल जाएंगे। मदारी लाल को सारा विश्व आंखों में तैरता हुआ मालूम हुआ। उन्होंने बहुत जब्त किए मगर आंसुओं के प्रभाव को न रोक सके। रामेश्वरी ने आंखें पोंछकर फिर कहा, भैया जी, जो कुछ होना था वह तो हो ही चुका है, लेकिन आप उस दुष्ट का पता जरूर लगाइएगा जिसने सर्वनाश कर दिया है। यह दफ्तर ही के किसी आदमी का काम है। वे तो देवता थे, मुझसे यही कहते रहे कि मेरा किसी पर संदेह नहीं है, पर है यह किसी दफ्तर वाले का ही काम। आपसे केवल इतनी विनती करती हूँ कि उस पापी को बचकर न जाने दीजिएगा। पुलिस वाले शायद कुछ रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ दें। आपको देखकर उनका यह हौसला न होगा। अब हमारे सिर पर आपके सिवा कौन है, किससे अपना दुख कहें। लाश की यह दुर्गति होनी थी, यही लिखी थी। मदारी लाल के मन में एक बार ऐसा उबाल उठा कि सब कुछ खोल दें, साफ कह दें कि मैं ही वह दुष्ट हूँ, मैं ही वह अधम हूँ। विधवा के पैरों पर गिर पड़े और कहें, वही छुरी इस हत्यारे की गर्दन पर फेर दो। पर जबान न खुली। इसी दशा में बैठे बैठे उनके सिर में ऐसा चक्कर आया कि वे जमीन पर गिर पड़े। तीसरे पहर लाश की समीक्षा समाप्त हुई। अर्थी जलाशय की ओर चली। सारा दफ्तर, सारे हुक्काम और हजारों आदमी साथ थे। दाह संस्कार लड़कों को करना चाहिए था, पर लड़के नाबालिग थे, इसलिए विधवा चलने को तैयार हो रही थी कि मदारी लाल ने जाकर कहा, बहू जी, यह संस्कार मुझे करने दो। तुम क्रिया पर बैठ जाओगी तो बच्चों को कौन संभालेगा। सुबोध मेरे भाई थे, जिंदगी में उनके साथ कुछ सलूक न कर सका। अब जिंदगी के बाद मुझे दोस्ती का कुछ हक अदा कर लेने दीजिए। आखिर मेरा भी तो उन पर कुछ हक था। रामेश्वरी ने रोकर कहा, आपको भगवान ने बड़ा उदार हृदय दिया है भैया जी, नहीं तो मरने पर कौन किसको पूछता है। दफ्तर के लोग आधी रात तक हाथ बांधे खड़े रहे, झूठी बातें पूछने न आए कि जरा ढांढस होता। मदारी लाल ने दाह संस्कार किया। 13वें दिन तक क्रिया पर बैठे रहे। 13वें दिन पिंडदान हुआ। ब्राह्मणों ने भोजन किया, भिखारियों को अन्नदान किया गया, मित्रों की दावत हुई और यह सब कुछ मदारी लाल ने अपने खर्चों से किया। रामेश्वरी ने बहुत कहा कि आपने जितना किया उतना ही बहुत है। अब मैं आपको और जेरबार नहीं करना चाहती हूँ। दोस्ती का हक इससे ज्यादा और कोई क्या अदा करेगा।
मगर मदारी लाल ने एक न सुनी। सारे शहर में उनके यश की धूम मच गई। मित्र हो तो ऐसा हो। 16वें दिन विधवा ने मदारी लाल से कहा, भैया जी, आपने हमारे साथ जो उपकार और अनुग्रह किए हैं उनसे हम मरते दम तक ऋणी रहेंगे। आपने हमारी पीठ पर हाथ न रखा होता तो न जाने हमारी क्या गति होती। कहीं रूख की छां भी न थी। अब हमें घर जाने दीजिए। वहाँ देहात में खर्च भी कम होगा और कुछ खेती बाड़ी का सिलसिला भी कर लूंगी। किसी न किसी तरह विपत्ति के दिन कट ही जाएंगे। इसी तरह हमारे ऊपर दया रखिएगा। मदारी लाल ने पूछा, घर पर कितनी जायदाद है? रामेश्वरी बोली, जायदाद क्या है, एक कच्चा मकान है और 10-12 बीघे की काश्तकारी है। पक्का मकान बनवाना शुरू किया था मगर रुपए पूरे न पड़े, अभी अधूरा पड़ा है। 10-12 हजार खर्च हो गए और अभी छत पड़ने की नौबत नहीं आई। मदारी लाल ने कहा, कुछ रुपए बैंक में जमा हैं या बस खेती ही का सहारा है? विधवा बोली, जमा तो एक पाई भी नहीं है भैया जी। उनके हाथ में रुपए रहने ही नहीं पाते थे, बस वही खेती का सहारा है। मदारी लाल बोले, तो उन खेतों में इतनी पैदावार हो जाएगी कि लगान भी अदा हो जाए और तुम लोगों का गुजर बसर भी हो जाए। और कर ही क्या सकते हैं भैया जी, किसी न किसी तरह जिंदगी तो काटनी ही पड़ेगी। बच्चे न होते तो मैं जहर खा लेती। मदारी लाल बोले, और अभी बेटी का विवाह भी तो करना है। उसके विवाह की अब कोई चिंता नहीं है। किसानों में ऐसे बहुत से मिल जाएंगे जो बिना कुछ लिए दिए विवाह कर लेंगे। मदारी लाल ने एक क्षण सोचकर कहा, अगर मैं कुछ सलाह दूं तो उसे मानेंगी आप? रामेश्वरी बोली, भैया जी, आपकी सलाह न मानूंगी तो किसकी सलाह मानूंगी, और दूसरा है ही कौन मेरा। तब मदारी लाल ने कहा, तो आप अपने घर जाने के बदले में मेरे घर चलिए। जैसे मेरे बाल बच्चे रहेंगे वैसे ही आपके भी रहेंगे। आपको कष्ट न होगा। ईश्वर ने चाहा तो कन्या का विवाह भी किसी अच्छे कुल में हो जाएगा। विधवा की आंखें सजल हो गई। बोली, मगर भैया जी सोचिए। मदारी लाल ने बात काटकर कहा, मैं कुछ नहीं सोचूंगा और न कोई शब्द सुनाऊंगा। क्या दो भाइयों के परिवार एक साथ नहीं रहते? सुबोध को मैं अपना भाई समझता था और हमेशा समझूंगा। विधवा के लाख मना करने पर भी मदारी लाल सबको अपने साथ ले गए और आज 10 साल से उनका पालन कर रहे हैं। दोनों बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं और कन्या एक प्रतिष्ठित कुल में विवाह हो गया है। मदारी लाल और उनकी स्त्री तन मन से रामेश्वरी की सेवा करते हैं और उनके इशारों पर चलते हैं। मदारी लाल सेवा से अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। बात दरअसल यह थी कि मदारी लाल पापी आदमी न थे। भूल से उनसे यह पाप हो गया था और इस पाप का प्रायश्चित वह जीवन भर करना चाहते थे।